हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसएरा। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं घटनाचक्र पब्लिकेशन की भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन बुक के बारे में। दोस्तों, ये जो बुक है यूपीपीएससी अर्थात उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका आज हम लेक्चर नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813 व चार्टर एक्ट 1833। दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है दोस्तों, इसके माध्यम से कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है और इस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों सन 1774 में की जाती है। तो आपको ईयर का ध्यान रखना है। सन 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की जाती है, लेकिन जो एक्ट था वो आया था 1773 में, जिसका नाम क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट। जो कलकत्ता के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया जाता है दोस्तों, इसमें टोटल नंबर ऑफ जजेस यानी कि जजेस की संख्या कितनी थी? 4 थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे इसके चीफ जज थे। लेकिन इसके अलावा 3 अन्य जजेस भी थे, जिनके नाम है हाइड, लिमेंस्टर व चैम्बर्स। इनको आप HCL से याद रख सकते हो, HCL, यानी कि 3 अन्य जजेस हाइड, लिमेंस्टर व चैम्बर्स थे। जबकि मुख्य जज का नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपसे काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सर एलिजा इम्पे चीफ जज हैं। तो ये था कलकत्ता में स्थापित किया गया सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है, तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है दोस्तों वो दिल्ली के अंदर है। और इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन इसका उद्घाटन किया गया था दोस्तों 28 जनवरी 1950 को। ये दोनों तारीख आपको याद रखनी है। 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन किया गया, लेकिन इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। लेकिन इसके अलावा आपको याद रखना है कि भारत में दोस्तों एक फेडरल कोर्ट अर्थात संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। ये जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी दोस्तों, ये दिल्ली के अंदर ही की गई थी। कब? 1 अक्टूबर 1937 में। 1 अक्टूबर 1937 को भारत में एक फेडरल कोर्ट अर्थात संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। कहाँ पर? दिल्ली में, 1 अक्टूबर 1937 को। लेकिन इसके जो मुख्य जज थे उनका नाम क्या था दोस्तों? सर मॉरिस ग्वेयर। सर मॉरिस ग्वेयर क्या थे? इसके मुख्य जज थे। ठीक है, तो इसमें कुल मिलाकर कितने जजेस थे? तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जजेस थे कितने दोस्तों? 7। इन 7 में एक जो कि सर मॉरिस ग्वेयर थे और जो बाकी के 6 थे वो अन्य जजेस थे। इन 6 में भी 2 जज आपको याद रखने हैं जो कि भारतीय थे, जिनके नाम था MR जैकब और MS सुल्तान। सुल्तान और जैकब 2 जजेस थे जो फेडरल कोर्ट में इंडियन थे। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में जो टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स हैं उनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 25 है। और दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ? भारत में 1862 में, आप सभी को पता होगा कि 1862 में भारत में 3 हाई कोर्ट बनाए जाते हैं। एक कलकत्ता हाई कोर्ट, दूसरा मुंबई हाई कोर्ट और तीसरा मद्रास हाई कोर्ट। जो इनमें कलकत्ता हाई कोर्ट था वो सबसे पहले बनने वाला हाई कोर्ट था इंडिया के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो सबसे पहले हाई कोर्ट बना था उसका नाम क्या था? कलकत्ता हाई कोर्ट। कब बनाया गया? 1862 में। लेकिन इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है, जो हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट है दोस्तों, उसकी स्थापना होती है कब? 1866 में। क्या नाम है? इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसकी एक अन्य खंडपीठ आपको कहाँ देखने को मिलेगी? लखनऊ के अंदर। ठीक है, तो इतनी बातें आपको यहाँ से याद करनी थी इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है। इधर सूची 1 है और इधर सूची 2 है। इधर आपको यहाँ से पढ़ना है और इधर उसकी मैचिंग करानी है। फिर नीचे जो भी आपका सुटेबल आंसर होगा उसको लगा देना है। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट, नियंत्रक परिषद की स्थापना। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि नियंत्रक परिषद की स्थापना कब हुई थी। मैं पढ़ता हूँ नेक्स्ट स्टेटमेंट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अभी पढ़ा हमने कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना सन 1774 में की जाती है, लेकिन किसके माध्यम से? नियामक अधिनियम 1773 के माध्यम से। नियामक अधिनियम आए या फिर रेगुलेटिंग एक्ट आए,
या फिर नियंत्रक अधिनियम आए, तीनों की तीनों बात एक ही है। तो आपको याद रखना है कि नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर करी जाती है? कलकत्ता के अंदर। तो स्टेटमेंट बी का क्या हुआ? ऑप्शन फर्स्ट। तो मैं गया ऑप्शन में, स्टेटमेंट बी ये रही। स्टेटमेंट बी का ऑप्शन फर्स्ट केवल मुझे ऑप्शन बी में ही नजर आ रहा है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो देखो हमने एक ही स्टेटमेंट के द्वारा हमने अपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लिया है। तो आपको थोड़ा सा स्मार्टली भी वर्क करना है कि भाई मैं किस तरीके से अपने क्वेश्चन का आंसर कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसमें, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। देखो जो इंग्लिश मिशनरी थे उनको भारत में कार्य करने की अनुमति सन 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से दे दी गई थी। इसमें क्या हुआ था? उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था, यानी कि यहाँ पर इंडिया में क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। ये लोग क्या करते थे? अपना जो क्रिश्चियन धर्म था इनका उसको सुप्रीम लेवल का दिखाते थे, और जो भारत में अन्य धर्म थे उनको सबको नीचा दिखाते थे, ताकि लोग क्या हो सके, यहाँ पे कन्वर्ट हो सके किसके अंदर? क्रिश्चियनिटी के अंदर, कि भाई वो सुप्रीम धर्म है। तो इन्होंने इस प्रकार की हरकतें इंडिया में आकर की थी। दूसरों के धर्मों में इन्होंने कमियां निकाली और यहाँ पर कुछ अन्य तरह के प्रलोभन और लालच देकर इन्होंने भारतीयों को क्या करा था? कन्वर्ट करा था। किसमें? क्रिश्चियनिटी में। तो 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से जो इंग्लिश मिशनरीज थे, अर्थात जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले थे, उन्होंने यहाँ पर बड़े लेवल पर चेंजिंग करी रिलीजियस मैटर में। नेक्स्ट स्टेटमेंट दोस्तों, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। दोस्तों जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833 के चार्टर के द्वारा की गई थी। क्यों की गई थी? देखो दोस्तों हम सभी को पता है कि सन 1834 में भारत में एक लॉ कमीशन या फिर विधि आयोग की स्थापना की जाती है। इस विधि आयोग में सदस्यों की संख्या 4 थी। इसमें जो चौथा सदस्य नियुक्त किया गया था उसका नाम था दोस्तों लॉर्ड मैकाले, और लॉर्ड मैकाले ही इसका क्या था? अध्यक्ष था। तो लॉर्ड मैकाले क्या थे? विधि आयोग के अध्यक्ष थे। विधि आयोग कब बना था? 1834 में। चार्टर एक्ट कौन सा था? 1833 का। कौन था? लॉर्ड मैकाले। और चौथे व्यक्ति के रूप में किसको कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्ति मिलती? इसी व्यक्ति को। तो ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर जो रेगुलेटिंग एक्ट है यह आया था 1773 में, लेकिन 1774 में क्या होती है? कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। ऐसे ही जो चार्टर एक्ट 1833 है इसके माध्यम से भारत में 1834 में लॉ कमीशन या फिर विधि आयोग की स्थापना होती है, और इस विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? लॉर्ड मैकाले। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम व 1873 का चार्टर अधिनियम। दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1813 का जो चार्टर अधिनियम था उसके माध्यम से ब्रिटेन की संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार को समाप्त कर दिया था। देखो हुआ क्या था, जो 1813 का चार्टर एक्ट था ना, इसमें जो कंपनी की ट्रेड मोनोपोली थी यानी कि व्यापारिक एकाधिकार था, खत्म कर दिया था। किसमें? 1813 के चार्टर अधिनियम में। लेकिन ये जो खत्म किया था ना दोस्तों, आंशिक रूप से किया था, क्योंकि इसमें चाय और चीन के साथ जो व्यापार था वो अभी भी बना हुआ था। लेकिन इसको चाय और चीन के साथ व्यापार को कब खत्म किया गया दोस्तों? ये किया गया था 1833 में। तो 1833 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको हमने पूर्ण रूप से कब खत्म किया? 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। क्योंकि आंशिक रूप से हमने कब किया? 1813 में। 1813 में हमने कंपनी के सारे व्यापारिक एकाधिकार अर्थात ट्रेड मोनोपोली को खत्म कर दिया, लेकिन किसके साथ बना रहा? चाय और चीन के साथ। लेकिन इस चाय और चीन के व्यापार को भी कब खत्म कर दिया? 1833 में। तो इसलिए हमने बोला कि पूर्ण रूप से जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको हमने 1833 के चार्टर में खत्म कर दिया था। तो आपसे क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाएगा, आपको उसी तरीके का आंसर लगाना है। पूर्ण रूप से पूछा जाएगा तो 1833 का चार्टर अधिनियम, आंशिक रूप से या फिर चाय और चीन के साथ
व्यापार को छोड़कर पूछा जाएगा तो 1813 का चार्टर अधिनियम। और 1813 के चार्टर अधिनियम में हमने एक बात अभी और भी डिस्कस करी थी, कौन सी? क्रिश्चियन मिशनरीज की, यानी कि जो ईसाई मिशनरीज थे उनको भारत में धर्म प्रचार की आज्ञा दे दी गई थी। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है 1813 के चार्टर से। साथ ही साथ जो भारतीयों की शिक्षा थी, एजुकेशन थी, उस पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान भी किस एक्ट के माध्यम से किया गया था? 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ही किया गया था। और ये जो 1 लाख रुपए दोस्तों खर्च किए जाने थे, ये किससे किए जाने थे? ये भारतीय राजस्व से ही किए जाते थे। 1813 में एक तो कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको खत्म किया गया, लेकिन आंशिक रूप से, क्योंकि इसमें चाय और चीन के साथ अभी भी व्यापार बना हुआ था। दूसरा, भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया, और ये जो 1 लाख रुपए खर्च किए जाते थे ये भारत के ही राजस्व से किए जाते थे। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, ईसाई मिशनरीज थे, उनको भारत में धर्म प्रचार की आज्ञा दे दी गई थी। तो इस प्रकार से इतने सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो दोस्तों जो 1833 का चार्टर अधिनियम था, इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी पद होते थे उन पर धर्म, जाति, लिंग, वंश या फिर जन्म स्थान, इनके आधार पर जो भेदभाव होता था उसको समाप्त कर दिया था। तो इसलिए कहा गया है कि जो 1833 का अधिनियम है, इसने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो प्रशासन चलता था वो किसका चलता था? इस समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी का चलता था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को भी कब खत्म कर दिया था? 1858 में। 1858 में क्यों? क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद में अंग्रेजों को ये महसूस हो गया था कि भाई जो भारतीय है ना, अब भारतीयों की मेजोरिटी और भी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी प्रशासन के अंदर। बिना भारतीयों के अब भारत का प्रशासन नहीं चलाया जा सकता। तो इसमें हल्का हल्का सा यहाँ से आइडिया मिलना शुरू हो गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो 1833 के चार्टर एक्ट में हुआ क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी पद थे उन पर जाति, धर्म, लिंग, वंश और जन्म स्थान, इनके आधार पर जो भेदभाव किया जाता था हम भारतीयों के साथ में, उसको खत्म कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विज्ञान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना है कि भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार इंडियन काउंसिल एक्ट अर्थात भारतीय विधिज्ञ परिषद 1892 के द्वारा दिया गया। लेकिन इसमें बजट पर बहस करना और क्वेश्चन पूछने का ही अधिकार दिया गया था। इसमें जो मतदान का अधिकार था दोस्तों, वो अधिकार नहीं दिया गया था। केवल आप प्रश्न कर सकते हो, और प्रश्न भी सिर्फ सिंपल वाले जो स्टार्टिंग में हो गए। अगर आपने कोई अनुपूरक प्रश्न पूछ लिया ना, तो आपको उसका भी राइट नहीं था। केवल जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछेंगे उसका अधिकार था, आपको अनुपूरक प्रश्न का भी अधिकार नहीं दिया गया था, ना ही मतदान का अधिकार दिया गया था। किसमें? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। सिर्फ इसमें यह बात कही गई थी कि जो भारतीय हैं उनको बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त होती है, यानी कि भारत के जो सदस्य हैं वो बजट पर बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों 1909। 1909 के अधिनियम को दोस्तों हम मार्लो मिंटे सुधार के नाम से जानते हैं। इसमें ये जो मार्ले थे ये हमारे इंडियन सेक्रेटरी अर्थात भारतीय सचिव थे, और मिंटो क्या थे दोस्तों? वायसराय थे। ये जो इंडियन सेक्रेटरी अर्थात भारतीय सचिव थे ये इंग्लैंड के अंदर बैठते थे, और ये जो वायसराय होता था दोस्तों ये रहता था इंडिया में ही। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या हुआ भाई? देखो, मार्ले क्या हुए? भारत सचिव हो गए। मिंटो क्या हो गए? वायसराय हो गए। जो वायसराय होता था वो इंडिया में ही रहता था, वो ब्रिटिश सम्राट का हमारे यहाँ पर प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन ये जो व्यक्ति है मार्ले, ये इंडियन सेक्रेटरी था और इंग्लैंड में बैठा रहता था। और इंग्लैंड में क्या था? ये इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट थी ना दोस्तों, जो संसद थी वहाँ की, उसका ये सदस्य होता था। कौन? भारत सचिव। यानी कि भारत सचिव जो अंग्रेजों की संसद थी, ब्रिटेन की संसद थी, उसका क्या होता था? सदस्य होता था। और सदस्य होने के साथ साथ ये वहाँ की जो मंत्रिमंडल होती थी उसका भी सदस्य था। यानी कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति था, सरकार का मंत्री था, जो ब्रिटेन में बैठता था और ये देखता था कि जो भारत में प्रशासन चल रहा है वो किस प्रकार से चल रहा है। क्योंकि ये जो वायसराय होता था ना, ये भी किसके अधीन कार्य करता था? ये इसी इंडियन सेक्रेटरी के अधीन कार्य करता था। तो आपको ध्यान रखना है कि इस सुधार को क्या कहते हैं? 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है।
और आपको समझ आ गया होगा कि जो भारत सचिव था वो ब्रिटेन में बैठकर किसको कंट्रोल करता था, गवर्नर को। गवर्नर किस तरीके से यहाँ पर प्रशासन चलाएगा वो देखता था। फिर गवर्नर को ये अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करते थे, इंडियन सेक्रेटरी अर्थात भारत सचिव को। भारत सचिव किसका सदस्य था, ब्रिटेन की पार्लियामेंट का, और साथ ही साथ मंत्रिमंडल का भी सदस्य था। ये वहाँ पर बताता था कि भाई भारत के अंदर मैं और मेरी सरकार इस तरीके से प्रशासन चला रही है। समझ आ गया आपको। और ये जो अधिनियम है 1909 का, इसको सर अरुंडेल समिति के आधार पर पास किया गया था। सर अरुंडेल समिति के आधार पर इसको क्या करा गया था, पास किया गया था। ये क्वेश्चन आपसे फ्रिक्वेंटली काफ़ी बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो देखो अभी हमने डिस्कस किया कि भारत में एक संघीय न्यायालय अर्थात फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाती है। और फेडरल कोर्ट की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, याद करो, 1 अक्टूबर 1937 में। 1 अक्टूबर 1937 को भारत में फेडरल कोर्ट अर्थात संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली के अंदर की जाती है। तो दोस्तों ये की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। तो इसमें ना तो 1861 है, ना 1909 है, ना 1919 है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसकी स्थापना कब करी जाती है, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसके माध्यम से। वर्ष 1937 में 1 अक्टूबर के दिन दिल्ली में भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना अर्थात फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाती है। और मैंने दोस्तों आपको ये भी बताया था कि इसके जो चीफ जज थे उनका नाम क्या था, सर मॉरिस ग्वेयर। इसमें कुल मिलाकर टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने थे, 6। एक तो यही थे सर मॉरिस ग्वेयर, बाकी जो 6 थे वो अन्य जजेस थे। इन 6 में भी दोस्तों अगर आपको ध्यान रखना है, इसमें 2 इंडियन थे यानी कि 2 भारतीय थे। और 2 भारतीयों का नाम क्या था उनका, जस्टिस M.R. जैकब। M.R. जैकब क्या थे, भारत के ही थे ये। और दूसरे थे दोस्तों जस्टिस M.S. सुल्तान। तो इन 6 में भी 2 भारतीय थे, M.S. सुल्तान, M.R. जैकब। टोटल नंबर ऑफ जजेस 7। इसके मुख्य न्यायाधीश सर मैरिस ग्वेयर। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब यहाँ से याद करो कि जो कलकत्ता के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, कब, 1774 में। इसके अंदर नंबर ऑफ जजेस कितने थे, 4 थे। उसमें सर एलिजा इम्पे क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन 3 अन्य जजेस थे जिनको हमने याद करा था HCL से, हाइड, चैम्बर्स और लिमेंस्टर। तो कुल मिलाकर टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने थे, उसमें 4 थे। इसकी स्थापना कहाँ पर होती है, कलकत्ता में। ये क्या था, सुप्रीम कोर्ट। कब हुई, 1774 में। एक्ट कब आया था, किस एक्ट के माध्यम से, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से, या फिर नियामक अधिनियम 1773 के माध्यम से, या फिर नियंत्रक अधिनियम 1773 के माध्यम से। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों दिल्ली में, उसकी स्थापना कब होती है, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन इसका उद्घाटन कब हुआ था, 28 जनवरी 1950 को। तो इस तरीके से आपको सारी बातें याद रखना है कि भारत में टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स भी कितने हैं, 25 हैं। सबसे पहले 1862 में 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे, एक कलकत्ता हाई कोर्ट, दूसरा मुंबई हाई कोर्ट और तीसरा मद्रास हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट भारत का सबसे पहला बनने वाला हाई कोर्ट था, जो कि 1862 में बनाया गया था। तो देखो सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी आसानी से आपके फिंगर टिप्स पर हो जाएंगे। डोंट वरी, आप लेक्चर को बस कंटिन्यू देखते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो दोस्तों जो केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से किया गया था। द्वैध शासन या फिर डायरकी क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। जो द्वैध शासन है दोस्तों उसको प्रांतों में भी लेकर आया गया था और केंद्र में भी। अब किस तरीके से आपको याद रखना है ये बात मैं आपको बता देता हूँ। द्वैध शासन है दोस्तों उसको 1919 में प्रांतों में लागू किया गया था, केंद्र में नहीं। लेकिन 1935 का जब भारत शासन अधिनियम आया उसके माध्यम से दोस्तों हुआ क्या था कि जो द्वैध शासन था उसको प्रांतों से खत्म कर दिया और प्रांतों से खत्म करने के बाद उसको दोस्तों केंद्र में लागू किया गया था। किसके माध्यम से, 1935 के। अब आपसे पूछा गया है क्या द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में स्थापित किया गया था। तो केंद्र में दोस्तों किसके माध्यम से किया गया, 1935 के अधिनियम के माध्यम से। तो अब द्वैध शासन अर्थात डायरकी को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो द्वैध शासन या फिर डायरकी है दोस्तों यूनानी भाषा का शब्द है।
किसका? यूनानी भाषा का शब्द है। और इसका जनक किसको कहा जाता है? इसका जनक कहा जाता है दोस्तों जो लायोनिल कॉर्टिस थे, उनको इसका जनक कहा जाता है। किसका? डायरकी का। लायनिस कार्टिस को द्वैत शासन अर्थात डायरकी का जन्म कहा जाता है। डायरकी एक यूनानी भाषा का शब्द है। डायरकी को प्रांतों में कब लागू किया गया था? तो प्रांतों में किया गया था दोस्तों 1919 के अधिनियम के द्वारा। लेकिन केंद्र में कब किया गया? 1935 के अधिनियम के द्वारा। और केंद्र में जब इसको लागू किया तो इसको प्रांतों से खत्म कर दिया था। ये जो द्वैत शासन है दोस्तों अर्थात डायरकी, इसमें क्या होता था? जो सेंटर और प्रोविंस यानी कि केंद्रीय और प्रांतीय विषय होते थे, उनकी शक्तियों को क्या था, उनके विषयों को क्या था, अलग अलग कर दिया था। अलग अलग किस लिए किया? अलग अलग इसलिए किया ताकि क्या कर सके, प्रशासन को सुचारू रूप से चलाया जा सके, प्रशासन को आसानी से चलाया जा सके। उसके बाद जो प्रांतीय विषय थे ना दोस्तों, उनको भी दो जगह पर बांट दिया था। एक ट्रांसफरेबल यानी कि हस्तांतरित विषय, और दूसरे कौन से? रिजर्व अर्थात आरक्षित विषय। ये जो आरक्षित विषय होते थे दोस्तों, इन पर जो गवर्नर था अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि जो उसकी कार्यकारी परिषद थी उसके माध्यम से शासन चलाता था। लेकिन ये जो ट्रांसफरेबल अर्थात हस्तांतरित विषय होते थे, इन पर जो गवर्नर था वो इंडियन मिनिस्टर यानी कि जो भारतीय मंत्री होते थे उसके शासन में उनकी सहायता से, उनकी सलाह से शासन को चलाता था। इसमें कौन से सब्जेक्ट होते थे? जैसे कि भाई स्थानीय स्वशासन किस तरीके से चलाया जाएगा, शिक्षा पर विचार करने के बारे में, उसके बाद स्वास्थ्य से रिलेटेड बातें, ये सारी की सारी ट्रांसफरेबल मैटर्स होते थे। तो इसी सिस्टम को कहा जाता है दोस्तों डायरकी अर्थात द्वैत शासन। कि उन्होंने क्या करा, केंद्र और प्रांतों के बीच में भी विषयों को अलग अलग कर दिया ताकि प्रशासन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसके जो जनक थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, लायनिल कार्टिस। ये एक यूनानी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। तो दोस्तों जो 1919 का भारत सरकार अधिनियम था, इसके माध्यम से जो हमारी भारतीय विधान पालिका थी उनको द्विसदनीय बनाया गया था। द्विसदनीय किस तरीके से? जो ऊपरी सदन था दोस्तों उसको राज्य परिषद अर्थात काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता के नाम से जाना गया। वहीं पर जो निचला सदन था उसको हमने केंद्रीय विधानसभा अर्थात सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भारतीय विधान पालिका है प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी? 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। इसके माध्यम से जो ऊपरी सदन था उसको राज्य परिषद अर्थात काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम दिया गया। वहीं पर जो निचला सदन था दोस्तों उसको केंद्रीय विधानसभा अर्थात सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम दिया। और ये जो 1919 का भारत सरकार अधिनियम था दोस्तों, इसको हम मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड। जैसे आपने देखा होगा कि जो 1919 का था उसको हमने क्या नाम दिया था? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले क्या थे? भारतीय सचिव थे। ऐसे ही मॉन्टेग्यू क्या थे? भारतीय सचिव थे। इसी प्रकार जो मिंटो थे ये क्या थे? वायसराय थे। और चैम्सफोर्ड भी क्या थे? वायसराय थे। तो इन दोनों के नाम भी आपसे काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि 1909 के जो अधिनियम था उसको किस नाम से जानते हैं और 1919 के अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है। और 1919 में ही दोस्तों कौन सा कंसेप्ट आया था? डायरकी अर्थात द्वैत शासन का। द्वैत शासन कहाँ पर? प्रांतों में। लेकिन 1935 के अधिनियम से ये जो डायरकी का कंसेप्ट है ये कहाँ पर आया था? ये कहाँ पर आया था दोस्तों? केंद्र में। ठीक है, प्रांतों से इसको क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। डायरकी कहाँ का वर्ड है? यूनानी भाषा का वर्ड है। और इसके जो जनक थे वो कौन थे? लायोनिल कार्टिस। और लायोनिल कार्टिस की बुक का नाम भी क्या था? डायरकी थी, जिसमें इन्होंने द्वैत शासन के बारे में बताया था। ठीक है, इतनी बातें आपको 1919 वाले अधिनियम से याद रखनी है। और दोस्तों एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत बात आपको याद रखने कि जो भारत सचिव है ना, इंडियन सेक्रेटरी है। इंडियन सेक्रेटरी कौन सा? यानी कि मॉन्टेग्यू। इसको क्या कर दिया था? अधिकार दे दिया गया था कि आप क्या कर सकते हो? सीएजी अर्थात महालेखा नियंत्रक परीक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पद है वो कौन से अधिनियम की देन है? तो वो कौन से अधिनियम की देन है? 1919 के। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये नियुक्ति का अधिकार किसको दिया गया था? भारत सचिव को, कैग का पद। और ऐसे ही भारत में क्या होती है? पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि लोक सेवा आयोग का भी गठन किया जाता है इसी अधिनियम के माध्यम से। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9,
भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपके सामने स्टेटमेंट फर्स्ट है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। दोस्तों, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अभी समझाऊंगा कि कैसे करेक्ट है। नेक्स्ट, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि 1 and 2 स्टेटमेंट बोथ आर द करेक्ट। देखो दोस्तों, ये जो भारतीय सिविल सेवा है अर्थात इंडियन सिविल सर्विस है, इसके लिए पहले कोई भी एग्जाम नहीं होता था। लेकिन 1853 में क्या हुआ, एक चार्टर आता है जिसको हम 1853 का चार्टर अधिनियम कहते हैं। इसके माध्यम से जो आईसीएस की परीक्षा थी वो रिटन एग्जामिनेशन उसके लिए होने लगा, यानी कि उसके लिए क्या होने लगी, एक खुली प्रतियोगिता होने लगी। किसके लिए? आईसीएस की परीक्षा के पोस्ट के लिए। किस एक्ट में कहा गया? 1853 के चार्टर एक्ट में। और कैसा होने लगा ये? रिटन एग्जामिनेशन अर्थात खुली प्रतियोगिता इसमें होने लगी। ये जो प्रतियोगिता होने लगी थी दोस्तों, ये सबसे पहले लंदन में हुई। और लंदन में यह जो प्रतियोगिता हुई दोस्तों, यानी कि कंपटीशन होने लगा, 1853 में शुरू होता है और 1922 तक ये चलता है। तो 1853 से लेकर 1922 तक ये जो प्रतियोगिता थी लंदन में हुई। लेकिन उसके बाद इंडिया में पहली बार दोस्तों ये 1923 में हुई। और 1923 में पहली बार कहाँ पर हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। और दूसरी बार कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में। ठीक है, तो 1923 में कहाँ पर हुई पहली बार? ये इलाहाबाद में। और उसके बाद फिर कहाँ पर हुई? दिल्ली में। तो इस प्रकार आप थोड़ा सा यहाँ से कोरिलेट करो। इन्होंने कहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग से परीक्षा का प्रावधान किया गया था, वो 1819 में ही किया गया था। तभी तो भाई 1923 में पहली बार भारत में हुई। पहली बार भारत में कहाँ पर हुई थी? इलाहाबाद में। नहीं तो इससे पहले कहाँ पर होती थी? लंदन में होती थी 1853 से लेकर 1922 तक। जो आईसीएस अर्थात भारतीय सिविल सेवा है दोस्तों, इसके लिए पहले कोई भी कंपटीशन नहीं होता था। एक वहाँ पर कॉलेज था, उसमें एडमिशन लेना पड़ता था। जिसने भी वहाँ से एडमिशन लिया वही व्यक्ति क्या बन जाता था? आईसीएस बन जाता था। इसके लिए ओपन कंपटीशन यानी कि रिटन एग्जामिनेशन 1853 से शुरू हुआ था होना। कहाँ पर? लंदन में। ठीक है, तो अब समझ में आ गया आपके सारी बातें इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है तो किससे है दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति निर्मित है। और आज के समय पर जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं दोस्तों, उसको डिफाइन किया गया है कहाँ पर? आर्टिकल 123 में। लेकिन ये पावर गवर्नर के पास में भी है। गवर्नर में किसके पास में है? आर्टिकल 213 में। ठीक है, तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की पावर किसके तहत दी गई? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत दी गई। लेकिन अभी मैंने आपको एक कैग का पद बताया था। किस में बताया था दोस्तों? ये बताया था 1919 में। 1919 का जो पद है दोस्तों वो कैग से रिलेटेड है। ठीक है, इसी में क्या हुआ था, जो मॉन्टेग्यू थे यानी कि भारत सचिव थे, उनको एक पावर दे दी गई थी कि आप क्या कर सकते हो, भारत में एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकते हो। कुछ और बातें भी आप भारत सरकार अधिनियम से याद रख सकते हो। जैसे एक तो यहाँ पर फेडरल कोर्ट अर्थात संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। दूसरा जो डायरकी थी दोस्तों, उसको सेंटर में लागू किया गया था और प्रांतों में उसको खत्म कर दिया गया था। नेक्स्ट आपको याद रखना है, केंद्र और प्रांत है उसके मध्य भी शक्तियों का बंटवारा कर दिया था। और उसमें 3 लिस्ट बनाई गई थी। एक यूनियन लिस्ट अर्थात संघ सूची। इस संघ सूची में दोस्तों 59 सब्जेक्ट थे। वहीं दूसरी थी प्रांतीय यानी कि प्रांतीय सूची, उसमें दोस्तों 54 सब्जेक्ट अर्थात 54 सब्जेक्ट थे। और तीसरी दोस्तों समवर्ती अर्थात कनकरेंट लिस्ट थी, इसमें दोस्तों 36 सब्जेक्ट थे। तो 3 लिस्ट बनाई गई। ये 3 लिस्ट किसके बीच में थी? सेंटर और जो प्रांत थे, उस समय पर प्रांत ही कहते थे, स्टेट तो नहीं कहते थे। तो केंद्र और प्रांतों के बीच में शक्तियों का विभाजन 3 सूची में किया गया, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 59, प्रांतीय सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36 थे। तो जो आप कंसेप्ट देखते हो ना आज के समय पर 7th शेड्यूल का अर्थात 7वीं अनुसूची का, वो दोस्तों इंस्पायरेशन है किसकी? 1935 के भारत सरकार अधिनियम की ही। अब आपसे मैं थोड़ा सा होमवर्क देता हूँ इस लेक्चर के एंड में। आपको क्या करना है कि जो वर्तमान में 3 सूची हैं उनमें आज के समय पर कितने कितने विषय हैं, आपको ये बातें बतानी है। जिस भी व्यक्ति का आंसर सही होगा मैं उसके कमेंट को हार्ट दे दूंगा और पिन कर दूंगा। थोड़ा सा वर्क आप भी करोगे ना तो आपके भी थोड़ा सा रिकॉल होंगी, ये चीज़ें याद रहेंगी आपके सारी चीज़ें। तो थोड़ा सा एफर्ट्स आप भी करिए।
केवल मोबाइल सामने रखकर सिर्फ सुनना नहीं है आपको, थोड़ा सा एफर्ट्स आपको भी करना है। दूसरा, इसी एक्ट के माध्यम से दोस्तों हुआ क्या था, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात हमारा आरबीआई बैंक है, उसकी स्थापना भी की जाती है और उसकी स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। बाद में इसका 1949 में क्या हो गया था, नेशनलाइजेशन हो गया था अर्थात राष्ट्रीयकरण हो गया था। और जब आरबीआई की स्थापना हुई दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था, कलकत्ता के अंदर था। लेकिन वर्ष 1937 में इसका हेडक्वार्टर ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ पर, मुंबई में। तो वर्तमान में भी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, तब इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता के अंदर था। ठीक, इस आरबीआई को हिल्टन यंग कमीशन या फिर जो रॉयल कमीशन का नाम देते हैं हम, उसके नाम से भी इसको जाना जाता है, हिल्टन यंग कमीशन को, जिसके आधार पर आरबीआई की स्थापना की जाती है। और इसके आपको फर्स्ट जो गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ, ये भी याद रखना है। और दूसरा आपको याद रखना है कि फर्स्ट इंडियन जो इसके गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख। नेक्स्ट आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो गवर्नर है 25 नंबर के हैं, उनका नाम क्या है, शक्तिकांत दास। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो उस समय पर हमारे यहाँ के जो गवर्नर थे वो कौन थे, तो वो कौन थे दोस्तों, उर्जित पटेल, डिमोनेटाइजेशन के समय पर। और डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था, 8 नवंबर 2016 के दिन। और इसमें जो 500 और 1000 के नोट थे दोस्तों, उन सभी को बैन कर दिया था। इनके बाद जो सबसे पहले लॉन्च किया गया नोट था वो कौन सा था दोस्तों, पिंक कलर का 2000 का नोट था। ठीक है, तो ये बातें आपको इतनी सारी याद रखनी है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो देखो अभी हमने डिस्कस किया है कि केंद्र में द्वैध शासन 1935 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। साथ ही साथ एक संघीय व्यवस्था भी हमने देखी कि भाई जो केंद्र के और प्रांत के विषय थे उन सभी को कैटेगराइज कर दिया था, अर्थात 3 लिस्ट में बांट दिया था। एक यूनियन लिस्ट, दूसरी प्रांत लिस्ट और तीसरी कनकरेंट अर्थात समवर्ती सूची की लिस्ट। इनमें क्या हुआ था, जो प्रशासन चलाने के विषय थे उनको क्या कर दिया था, कैटेगराइज अर्थात 3 जगह पर वर्गीकृत कर दिया गया था। तो इसलिए आपको देखने को मिलेगी एक संघीय व्यवस्था अर्थात फेडरल सिस्टम आपको देखने को मिलेगा 1935 के अधिनियम के द्वारा। और केंद्र में द्वैध शासन अर्थात डायरकी की शुरुआत भी 1935 के अधिनियम के द्वारा ही की गई थी, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, देश के लिए लिखित संविधान उस समय पर महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। किसमें, भारत सरकार अधिनियम या फिर भारत शासन अधिनियम 1935 में। क्योंकि आप देखोगे कि एक जो संघ की योजना है, संघ की योजना दोस्तों देखो हमने डिस्कस किया कि फेडरल स्ट्रक्चर जो था वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम में फॉलो किया गया था। नेक्स्ट ऐसे ही जो विधानमंडल है, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का नॉमिनेशन भी किया जाता था। क्योंकि दोस्तों जब देखो भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था ना, उसके बाद भारत में 11 प्रांतों में विधानमंडल का गठन किया गया था। और इस विधानमंडल में भी दोस्तों ये जो 11 प्रांत थे, 11 प्रांतों में से 6 प्रांत ऐसे थे जिसमें बाई कैमरल अर्थात द्विसदनीय विधानमंडल जैसी व्यवस्था देखने को मिली थी। तो ऑप्शन बी जो है ना, विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेही प्रतिनिधि, तो यहाँ पर जो इलेक्टेड मेंबर्स होते थे उनकी क्या रहती थी, जवाबदेही रहती थी। आपने देखा भी होगा कि जो फरवरी 1937 में सुना होगा कि फरवरी 1937 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें से 11 प्रांतों में से जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने 6 रीजन यानी कि 6 प्रांत ऐसे थे जिसमें पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त किया था। और इसमें से 6 में से दोस्तों एक था उत्तर प्रदेश भी। उत्तर प्रदेश में उस समय पर जो सीएम बनाए गए थे उनका भी नाम आपको याद रखना है, गोविंद बल्लभ पंत। कौन बने थे, हमारे यहाँ के सीएम बने थे। कब, जब फरवरी 1937 में इलेक्शन हुआ था। तो उनकी क्या रहती थी, जवाबदेही रहती थी, यानी कि एक गवर्नमेंट होती थी, एक विधानमंडल की फॉर्मेशन की गई थी। कब, 1935 के अधिनियम के बाद में। और कितने उसमें की गई थी, 11 प्रांतों में। और इसी तरीके से आप देखोगे कि जो सदस्य थे वो केवल इलेक्टेड ही नहीं होते थे, उनका नॉमिनेशन भी किया जाता था, यानी कि कुछ सरकारी सदस्यों के रूप में भी यहाँ पर नॉमिनेट किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो वर्तमान में भारत का संविधान है उस पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है वो भारत
शासन अधिनियम 1935 का ही पड़ा है। जो वर्तमान में आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखते हो उसमें जो मैक्सिमम चीज़ें हैं दोस्तों वो यहीं से ली गई हैं 1935 के अधिनियम से, क्योंकि जो 1935 का अधिनियम था दोस्तों उस समय पर जो हमारा संविधान था उसमें आर्टिकल की संख्या आप देखोगे तो 321 थी। साथ ही साथ जो अनुसूची अर्थात शेड्यूल थी उनकी संख्या 10 थी और पार्ट्स की संख्या 14 थी। तो वर्तमान में हमारे यहाँ पर कितने आर्टिकल हैं? आप कहोगे आर्टिकल कितने हैं? 395। और अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। और पार्ट्स की संख्या कितनी है दोस्तों? 22। तो ये क्या है? एट प्रेजेंट यानी कि नाउ इस समय पर हमारे यहाँ पर संविधान में हमारे संविधान में इतनी चीज़ें हैं। लेकिन जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था ना दोस्तों, यानी कि मूल संविधान था, उसमें जो अनुसूचियों की संख्या थी दोस्तों वो 8 थी। 8 से वर्तमान में कितनी हो चुके हैं? 12 हो चुके हैं। लेकिन जब भारतीय संविधान बनाया गया था उस समय पर कितनी थी? 8 थी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वो दोस्तों जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, जिसको लागू कब किया गया था पूर्ण रूप से? तो लागू किया गया था दोस्तों 26 जनवरी 1950 के दिन। ये डेट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। जो भारतीय संविधान है वो पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन बनकर तैयार कब हो गया था? बनकर तैयार हो गया था दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। और इस दिन भारतीय संविधान के कितने आर्टिकल लागू हुए थे? तो आप कहोगे 16 आर्टिकल इस दिन लागू हुए थे। तो इस प्रकार आप देखोगे कि जो हमारे यहाँ पर 7th शेड्यूल है यानी कि 7वीं अनुसूची है उसमें भी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, आपको 3 सूची देखने को मिलते हैं, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस करा था कि जो 1935 का अधिनियम था उसमें केंद्र और प्रांतों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया था। और उसको शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से किया गया था? संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में। संघ सूची में कितने विषय थे? 59। और प्रांतीय सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36। कब? 1935 के अधिनियम में। लेकिन वर्तमान में कितने हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताओगे, क्योंकि मैंने आपको होमवर्क दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? देखो जो बर्मा है उसको हम वर्तमान में म्यांमार के नाम से जानते हैं, और ये किया गया था दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग। इसके माध्यम से जो बर्मा है दोस्तों उसको भारत से अलग कर दिया गया था विधिक रूप से। ठीक, भारत से मतलब उस समय ब्रिटिश भारत से। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस मैं आपको दे देता हूं जो कि परीक्षा के लिए आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि ये जो 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार था, इसमें दोस्तों अलग से मुस्लिम्स जो थे निर्वाचक क्षेत्र दिया गया था, यानी कि पृथक निर्वाचक क्षेत्र के साथ साथ में इनको क्या दिया था? पृथक मत अधिकार भी दिया था। अब इसका मतलब क्या था कि भाई पृथक निर्वाचक क्षेत्र दे दिया, जैसे ये एक एरिया है इसमें काफ़ी सारे लोग रहते हैं, इन लोगों में से हुआ क्या कि जो मुस्लिम कैंडिडेट है केवल वही व्यक्ति क्या कर सकते हैं? वोट दे सकते हैं। और उन्हीं व्यक्तियों को क्या हो सकता है? रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, यानी कि वही व्यक्ति क्या कर सकते हैं? प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। किसी और व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करने का भी राइट नहीं था, यानी कि मुस्लिम व्यक्ति को मुस्लिम कैंडिडेट ही वोट कर सकते हैं। ये ऐसा इसलिए किया गया था ताकि जो मुस्लिम्स हैं मुस्लिम्स को सरकारी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सके इनका, ताकि उनकी एक विशेष पहचान हो सके, इनके राइट्स की, इनके हितों की रक्षा करी जा सके। किसमें? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में। लेकिन दोस्तों ये जो बात थी ये सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं था, क्योंकि ये जो नीति थी ना ये काफ़ी ज़्यादा बेकार साबित रही भारत के लिए। आगे जाकर 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ उसमें इसने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस निभाई है, क्योंकि ये दोस्तों अंग्रेजों की फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी। किसकी? ब्रिटिशर्स की। क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे भाई उस समय पर जो देश में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद बढ़ रहा था ना दोस्तों उसको कहीं ना कहीं दबाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या करा? एक संप्रदाय को, एक मजहब के व्यक्तियों को, एक प्रकार के लोगों को क्या दे दिया? एक अलग से पृथक निर्वाचक क्षेत्र दे दिया कि आपके एरिया में सपोज करो यहां पर काफी सारे लोग रह रहे हैं, इसमें से केवल जो टिकट दिया जाएगा वो केवल मुस्लिम कैंडिडेट को दिया जाएगा। और जो मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा उसमें वोट भी कौन करेंगे? मुस्लिम कैंडिडेट ही वोट करेंगे। यानी कि बाकी के राइट को छीन लिया था, एक सीमित मत अधिकार कर दिया था वहां पर।
तो देखो किस तरीके की पॉलिसी थी, इससे मुस्लिम्स तो खुश हो गए, लेकिन भाई ये क्या हुआ, भारत की सुरक्षा और अखंडता को देखते हुए काफ़ी बड़ा खतरा साबित हुआ इससे, जिस कारण 1947 में हमें बंटवारा भी देखने को मिला है। और इससे पहले भी आप देखोगे 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, उसको भी तो इसीलिए किया था क्योंकि जो भारतीयों में बढ़ती एकता थी उसको कहीं ना कहीं दबाया जा सके, इसलिए उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया था 1905 में। और 1909 में पृथक निर्वाचक क्षेत्र लेकर आ गए थे। तो समझ आ गया कि ये पृथक निर्वाचक क्षेत्र जो मुस्लिम्स को दिया गया था, इसका मतलब क्या था, जहां केवल मुसलमान ही मतदाता हो सकते थे और मुसलमान केवल अपने ही उम्मीदवार को वोट कर सकते थे। ठीक है, तो ये थे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमने आज बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS एरा।